आपने लॉ किया है, क्या न्यायालय में पारदर्शिता देखी जा सकती है? का मोमेंट आज का मिशन जो देखा जा रहा है, क्या लग रहा है पीछे जा रहा है? ये खासकर क्यों बढ़ रही है? और राजस्थान में दलितों के ऊपर बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के ऊपर बढ़ रही है, मायावती जी का। इसकी जगह क्या लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद ले रहे हैं? उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, जो पहले थी, जब मान्यवर साहब ने मिशन चलाया और मिशन को तैयार किया और खड़ा किया, दलित समुदाय से होने वाले मायावती जी यहाँ की मुख्यमंत्री बनी। आज लगातार बसपा का कहीं ना कहीं राजनीति में जनाधार कम होता जा रहा है। कैसे देखते हैं है आज वास्तव में जो धरातल पे दिख रही हैं चीजें? नमस्कार। आज विशेष रूप से हमारे साथ में मौजूद हैं नल्पचंद्र। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और हमारे जो आज इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है उससे पहले हमने हमारे व्यूवर से जाना कि आपसे कुछ सवाल, वो सवाल हमारे पास में है। तो सबसे पहले जो शुरुआती दौर की पढ़ाई है, और आप गांव से आते हैं, और कैसे गांव का माहौल है, उत्तर प्रदेश में अलग तरह की चीज़ें हैं, तो कैसे दिखते हैं? सबसे पहले थैंक यू, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, और आपके व्यूअर्स का भी थैंक यू। मेरे बर्थ प्लेस जो है वो लखनऊ है, और मेरा गांव जो है वो मौलाना हसरत मोहानी साहब की सरजमी मोहान से सटा हुआ छोटा सा एक गांव है, चिनौटी। मेरे लेट ग्रैंडफादर जो थे वो बहुत ज़्यादा ही मेहनतकश किसान, एक मेहनतकश होता है एक बहुत ज़्यादा। मैंने उनके आगे बहुत ज़्यादा लगाया, क्योंकि उन्होंने शायद मेहनत ना करी होती या चीज़ें मजबूत नींव ना रखी होती तो हम लोग यहाँ पे ना होते। उसके बाद मेरे फादर ने काफ़ी स्ट्रगल किया पढ़ाई के लिए, और रेलवे में वो ऊँचे अधिकारी थे, काफ़ी हाई रैंक पे थे। अभी हाल ही में वो रिटायर हुए हैं, और इस वक्त मैं जो हूँ वो लॉ प्रैक्टिस कर रहा हूँ लखनऊ हाई कोर्ट में। मेरा मेन मोटिव जो है वो यही है कि इक्वालिटी को प्रमोट करना, कि इस समाज में अगर इक्वालिटी नहीं रहेगी तो ह्यूमैनिटी भी नहीं रहेगी। ह्यूमैनिटी तभी तार-तार होगी जब इन अनइक्वालिटी को लोग प्रमोट करेंगे। आजकल हम इस तरह के नफ़रत के माहौल में जी रहे हैं कि लोग इंसानियत भूलते चले जा रहे हैं, और कास्टिज़्म हो गया, या कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, क्रीड हो गया, इन सब को लेकर के आपस में भेदभाव जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा ही निराशाजनक है। बस मैं इसी कोशिश में लगा हुआ हूँ, छोटी-मोटी कोशिश में, कि अपने लेवल पे जो चीज़ें हो पाएँ अच्छी तो हो पाएँ। जब भी आपकी लगातार जब आप सोशल मीडिया देखा जाता है, तो आप बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं जी, और उनके विचारों को फॉलो करते हैं। जी। तो सवाल ये है कि आज जो भारत में, जो आपने अभी बताया कि समानता, क्या वास्तव में है आज वास्तव में जो धरातल पे दिख रही हैं चीज़ें? धरातल पे अगर मैं बात करूँ तो असमानता ने एक नया रूप लेकर के रखा हुआ है इस वक़्त। असमानता पहले छुआछूत को माना जाता था, बट अब छुआछूत आपको दूसरी चीज़ों में मिलेगी। छुआछूत आपको मिलेगी जुडिशरी में, छुआछूत आपको मिलेगी बहुत से कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ में। वो ऐसा नहीं होता है कि हम आपका छुआ पानी नहीं पिएँगे या वो नहीं पिएँगे। अंदर ही अंदर ये छुआछूत जो है वो बीमारी एक ऐसे कैंसीरियस सेल्स हैं जो समाज को खोखला करती जा रही हैं। अंदर ही अंदर आपस में एक दूसरे से नफ़रत पैदा करना, ये अगर इस चीज़ को हम लोगों ने कंट्रोल नहीं किया, या हमने अपने बच्चों को या आने वाली पीढ़ी को ये नहीं बताया कि ह्यूमैनिटी को ज़िंदा रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और कास्टिज़्म को ख़त्म करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, तब तक मुझे नहीं लगता है कि हम एक बेहतरीन देश के तौर पे देखे जाएँगे। आज जो भारत में महिलाएं जो
बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आज आधी आबादी है महिलाओं की, और महिलाओं पर लगातार शोषण बढ़ रहा है, उनके ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, बलात्कार और इस तरह के तमाम तरीके के चीजें सामने आती हैं। उत्तर प्रदेश में ये लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या देश में महिलाएं सुरक्षित हैं? मुझे तो नहीं लगता है कि देश में महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित हैं किसी भी तरीके से। अगर मैं बहुत डीप एनालिसिस की बात करूं तो मुझे लगता है जब कोई महिला अपने घर से निकलती होगी तो उसे यही महसूस होता होगा कि मेरी तरफ चार निगाहें जो हैं वो इस तरह से देख रही हैं, वो इस तरह से देख रही हैं, वो इस तरह से देख रही हैं। एक अंदर ही अंदर उसे असहजता महसूस होती है। और ये असहजता क्यों महसूस होती है? समाज की ये जो गिद्ध भरी निगाहें औरतों की तरफ उठ रही हैं, ये किस चीज़ की ओर इशारा कर रही हैं? ये आपस में हम मर्दों के ऊपर सवाल है। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, जो पहले थी, जब मान्यवर साहब ने एक मिशन चलाया और मिशन को तैयार किया और खड़ा किया, उसके बाद में दलित समुदाय से होने वाले मायावती जी यहाँ की मुख्यमंत्री बनी। आज लगातार बसपा का कहीं ना कहीं राजनीति में जनाधार कम होता जा रहा है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, बसपा का जनाधार अगर मैं बात करूं तो सिर्फ इसलिए कम हो रहा है, जब आप अपने समाज के लिए मुखर होकर के आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो समाज जो है, जिसने जो आपका वोटर है, जो जिससे आप वोट पाकर, जिनकी लड़ाई लड़कर आप मुख्यमंत्री हुई, उनको अगर आप उनके लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो समाज आपके लिए स्टैंड लेगा। मैं मायावती जी की बहुत इज्जत करता हूँ और वो हमारी लीडर है और हमेशा ये इज्जत बनी रहेगी, उसमें तो कोई दो राय नहीं। बट आज का वक्त जो डिमांड कर रहा है वो ये डिमांड कर रहा है कि उन्हें मुखर हो करके अपने समाज के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। और समाज बिखरता चला जा रहा है, जिसका राजनीतिक फायदा राइट विंग की पार्टियां उठा रही हैं। और आप खुद देख रहे हैं, हम सब इस चीज़ के जो हैं वो गवाह हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं। तो उन्हें कम से कम इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि उनके समर्थक आज भी उनके कायल हैं। अभी आपने कहा कि बसपा का जनाधार के बारे में जो बात हो रही थी, मायावती जी के बारे में, इसकी जगह क्या लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद ले रहे? बिल्कुल, वो ले रहे नहीं, वो ले चुके हैं। वो फर्स्ट स्टेज में आ चुके हैं लेने की। और मुझे लगता है कि हमारे समाज को ऐसे नेताओं की सख्त ज़रूरत है जो ज़मीन पे उतर करके एक एग्रेसिव राजनीति करें। बहुत से लोगों का ये कहना है कि अभी वो अपरिपक्व हैं और बहुत कमी है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है। ऐसे युवा जोश की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और चंद्रशेखर जी जिस तरह से दलित, मुस्लिम और तमाम वर्ग की आवाज़ उठा रहे हैं, ये मौजूदा वक्त की सियासत की जो है वो मांग है, वो डिमांड है। अगर वो इस चीज़ को फॉलो अप कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई गलत है किसी भी तरह से उन्हें सपोर्ट करना। बढ़ चढ़ करके हम सबको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। हमारे समाज के नेता हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, हर वर्ग की बात करते हैं, हर वर्ग के लिए आंदोलन करते हैं, ज़मीन पर उतर करके आंदोलन करते हैं। और समाज को चाहिए क्या? आज लगातार मुस्लिम समुदाय के ऊपर प्रहार हो रहे हैं, जी। लगातार उनके साथ में घटनाएं होती हैं, मारपीट, अत्याचार होते हैं। तो क्या लगता है आपको कि संविधान जो मानने वाले लोग हैं, तो क्या लगता है आपको कि ये चीजें क्यों हो रही है, लगातार क्यों बढ़ रही है, और खासकर उस वर्ग के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए ये खासकर क्यों बढ़ रही है? और राजस्थान में दलितों के ऊपर बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के ऊपर बढ़ रही है, तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, इस चीज़ के पीछे, एंटी मुस्लिम एजेंडे के पीछे, एंटी दलित एजेंडे के पीछे एक आइडियोलॉजी वर्क करती है। आइडियोलॉजी के अपने स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज है कि एंटी मुस्लिम सबसे पहले वो दलितों को बताएंगे कि वो
हिंदू हैं, वो ये हैं, वो ये हैं, मुसलमानों ने उनके ऊपर तमाम अत्याचार किया। हालांकि ये सब बेमतलब की बातें हैं। अगर आप वाकई में किताबों को पढ़ते हैं और व्हाट्सएप को नहीं पढ़ते, फेसबुक को नहीं पढ़ते हैं, किताब पढ़ने वालों में से हैं, तो मुझे लगता है कि आपको हकीकत मालूम होगी, हम सभी को हकीकत मालूम होगी कि असल बात है क्या। सबसे पहला वो हमें ये बताते हैं कि हमारे दुश्मन जो हैं वो मुसलमान हैं, जो कि सरासर गलत है। फिर उसके बाद जो उनका नेक्स्ट स्टेप आएगा वो दलितों के ऊपर आएगा। वो पहले मुसलमानों को हटाना चाहते हैं और असल टारगेट दलित है। आप बट दलितों की बात कर रहे हैं कि दलितों को टारगेट करेंगे, तो जो आज सत्ता की पार्टी है, हम्म उन्होंने तो दलित राष्ट्रपति बनाया है, हम्म फिर आदिवासी राष्ट्रपति बनाया। हम्म तो आप कैसे कैसे कह सकते हैं इस चीज एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और। की सरकार है जो सत्ता में है आज, हम्म तो वो लगातार कहती है कि हम तो दलित दलित समुदाय को सबसे ऊपर मानते हैं। हम्म उन्होंने कानून मंत्री बनाया हम्म और राष्ट्रपति बनाया आते ही सरकार में। हम्म और राजस्थान में भी बहुत सारे जगह पे हम्म वहाँ पे जो है एमएलए और एमपी, हम्म वो एससी कम्युनिटी से हैं। हम्म तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो वो रही बात एमपी एमएलए की। एमपी एमएलए की रिजर्व सीट्स होती हैं, वो हर जगह पे होती हैं, चाहे कोई भी पार्टी रहे, चाहे कोई पार्टी ना रहे, उन रिजर्व सीट्स पे ही वो कैंडिडेट जीतते हैं। तो इसमें मौजूदा पार्टी का लेना देना कुछ नहीं है, वो हमारे संविधान की बदौलत है कि उस पर्टिकुलर सीट्स पे जो है वो एमपी एमएलए जीत करके आते हैं। और रही बात राष्ट्रपति अपॉइंट करने की, सारी चीज़ें अपॉइंट करने की, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फिर एंटी दलित एजेंडे कैसे चल रहे हैं? क्यों आज भी जो है वो हम लोगों को ये तरसना पड़ता है कि हम घोड़ी नहीं चढ़ सकते, हम मूछ नहीं रख सकते, हम बुलेट पे नहीं चल सकते? ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसी घटनाएं जो हैं वो दिन पर दिन उभर करके सामने आ रही हैं? कभी मुसलमानों को महज उनके नाम की वजह से लिंचिंग कर दी जाती है, उनके फ्रिज में कोई अगर गोश्त रखा जाता है महज शक शक के बिहाफ पे उनकी लिंचिंग कर दी जाती है। इंसान की क्या जान नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ओबीसी हो। आज जो लगातार जो मान्यवर साहब ने एक मूवमेंट चलाया, एक लंबा संघर्ष था, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति मजबूत हुई, वहाँ पे जो पकड़ हुई, हम्म और उसके बाद में जो आज का मोमेंट, आज का मिशन जो देखा जा रहा है, क्या लग रहा है पीछे जा रहा है मिशन या आगे जा रहा है, आगे बढ़ रहा है? देखिए, हम काफ़ी हद तक पीछे जा रहे हैं। हम सिर्फ कहने भर को केवल जय भीम के नारे तक का सीमित रह गए हैं, बट हम उस आइडियोलॉजी को लेकर के नहीं चल रहे हैं जो बाबा साहब ने दी थी और जिसकी तर्ज पे मान्यवर साहब ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। हम सिर्फ नारे तक का सीमित रह करके गए हैं और आइडियोलॉजी के मामले में बात कर लें या पढ़ाई लिखाई के मामले में बात कर लें तो हम बहुत पीछे होते जा रहे हैं। हम खुद को हिंदू घोषित कर रहे हैं, हम खुद को उस विचारधारा से जोड़ रहे हैं जो कि हमारे पूर्वजों के एकदम अगेंस्ट है। हमारे पूर्वजों ने जिस विचारधारा के खिलाफ संघर्ष किया, हम उस विचारधारा को पानी देने का काम कर रहे हैं, जिसने हम लोगों को पानी तक पीने की इजाजत नहीं दी। जिस आइडियोलॉजी ने, हम उस आइडियोलॉजी को खाद पानी देने का इस वक्त काम कर रहे हैं और नारा दे रहे हैं जय भीम जय भीम। व्हाट डज दैट मीन? लेकिन मैं इस चीज को देखना चाहूंगा आपके नजरिए से कि हाथरस में एक कांड हुआ, हम्म दलित लड़की थी, हम्म उसको देर रात शाम को हम्म उसको जला दिया। हम्म तो इस चीज को कैसे देखते हैं कि राजस्थान में एक जगह है जहाँ पे आईपीएस बने, अभी आपने घोड़ी चढ़ने की बात की, जिसको घोड़ी चढ़ने दिया गया, बहुत सारा वहाँ पे सुरक्षा बल लगाया गया। राजस्थान में एक ऐसी जगह है जहाँ पे 9 साल के बच्चे को पानी पीने के लिए मार दिया गया। तो दलितों की स्थिति जो है वो उत्तर प्रदेश में कैसी है?
दलितों की स्थिति अगर मैं बात करूं तो एक कसाई की दुकान के बाहर एक मुर्गे का दड़बा होता है, जिसमें वो सारे मुर्गे काटने के लिए या उसके गोश्त निकालने के लिए रखता है। जब कोई एक मुर्गा निकाला जाता है तब वो आवाज़ करता है, बाकी सब जो है वो तमाशा देखते रहते हैं। दलितों के हाल भी वही है। अगर हम एकत्रित नहीं हुए, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज को हमने अगर नहीं समझा, तो वक्त आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत भयावह है। और जैसा कि आपने अभी हाथरस के बारे में बताया, आपने ये चीज़ बिल्कुल जो बताई है, इस चीज़ का एक दूसरे पहलू पे मैं बात करना चाहूँगा, जिसमें क्षत्रिय समुदाय के लोगों ने उस बलात्कारी जो था, रेपिस्ट जो था, उसके लिए एक पंचायत बैठा ली थी उसके सपोर्ट में। देश में बलात्कार होते हैं, बहुत हमेशा से होते आए, और ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है और शर्मनाक बात है। लेकिन बलात्कार को सपोर्ट करने वाली विचारधारा कहाँ से आई? एक कठुआ भी रेप हुआ था, आप सबको याद हो, मुस्लिम समुदाय की बेटी थी। तब बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकली थी। हाथरस में क्षत्रिय समुदाय के लोगों ने जो है वो पंचायत बैठा ली थी। तो हम किस माहौल में जी रहे हैं? हम किसी रेपिस्ट, किसी बलात्कारी को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? अगर हम जागरूक नहीं हुए तो चीज़ें बहुत बुरी होने वाली हैं। जो सवाल है हमारा, वो सवाल बहुत अलग तरीके का है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया। आज संविधान पर इनडायरेक्टली जो प्रहार हो रहे लगा, तो आज संविधान को आप कैसे देखते हैं? संविधान को अगर मैं देखने की बात करूं, इस वक्त संविधान को तमाशा बना करके रख दिया गया है। संविधान एक डॉक्यूमेंट है हम सब के लिए। प्रिएम्बल इन इक्वालिटी की बात करता है, सेकुलरिज्म की बात करता है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये चीज़ें वाकई में एग्जिस्ट कर रही हैं? दिन पर दिन जो मौजूदा हालात हैं, वो संविधान का गला घोंटते जा रहे हैं, और हम बहुत ही बुरे दौर में प्रवेश कर चुके हैं। सामाजिक न्याय के विषय को आप कैसे देखते हैं? सामाजिक न्याय तभी पॉसिबल है जब हम इक्वालिटी की बात करें। अगर इक्वालिटी नहीं होगी तो सामाजिक न्याय कहाँ से लेकर के आएंगे? और इक्वालिटी तभी होगी जब हम सबको इक्वल मानेंगे, सबको बराबर मानेंगे। आज भी हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं जातिवाद जो है अलग अलग फॉर्म में दिख जाएगा। जो आज के विषय में आप लगातार ज़मीन पे रहते हैं। ज़मीन पे रहते-रहते ये सारी चीज़ें आप करते हैं एक्टिविस्ट के तौर पे, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे, एक आपने लॉबी कर रखा है। तो जब फ्यूचर में क्या आप राजनीति में जाना चाह रहे हैं? देखिए, फ्यूचर किसी ने देखा नहीं हुआ है, बट मेरा मोटिव यही है कि मैं हर वो चीज़ करने के लिए तैयार हूँ जो समाज को बेहतर बनाए। मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ और मैं हाँ भी नहीं कर रहा हूँ। फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, बट मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जहाँ कहीं भी रहूँ, तो इक्वालिटी को प्रमोट करता रहूँ, और जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं और उन लोगों से और लोग जो जुड़े हुए हैं, उनका जो है वो भला होता रहे, और जो भी वंचित तबका है, मज़लूम है, गरीब है, उन सब की आवाज़ जो है वो बने रहें। एक विशेष वाक़या मेरे याद आ रहा है कि आपने एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला। सोशल मीडिया पे पोस्ट ये था कि जो घोड़ी पे बैठने को लेकर, कि घोड़ी पे बैठना कोई किसी की जागीर तो नहीं है। और एक पोस्ट और था कि यहाँ पर जो किराया है वो जो कमरा नहीं मिलता, ऐसा कुछ करके आपका एक ट्वीट था, वो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ। उस पे लाखों लाख लोगों ने देखा, प्रतिक्रियाएँ आई, और घोड़ी पे बैठने को लेकर आपकी वो जो तस्वीर थी, वो सबसे ज़्यादा वायरल हुई। तो वो पोस्ट करना किस तरह वो चीज़ें आई आपके माइंड में कि? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि दलित समाज से मैं हूँ, तो और
मुझे घुड़सवारी का बड़ा शौक है। हॉर्स राइडिंग मैंने बचपन में ही सीखी हुई थी और घोड़ी पे चढ़ना वाकई में किसी की बपौती नहीं है। ना घोड़ी पे चढ़ना बपौती है, ना बुलेट रखना बपौती है, ना मूस रखना बपौती है। और ऐसी विचारधारा तो मेरे जूतों के नोक पे। मेरा पोस्ट यही था और मैं मानता भी यही हूँ कि किसी की कोई कॉपीराइट नहीं है किसी चीज़ पे। साथ ही साथ आपने अभी बताया कि बिना जात बताए कमरा भी नहीं मिलता। ये हकीकत बात है। जो दलित समुदाय के बच्चे होंगे, जो नए शहर में जा रहे होंगे या अपनी तैयारी कर रहे होंगे, तो उन्होंने ये चीज़ को बहुत बखूबी फेस किया होगा कि अगर कोई जनरल कैटेगरी या कोई सवर्ण विचारधारा, कोई वैसी विचारधारा, हालांकि सारे लोग एक जैसे भी नहीं होते हैं, लेकिन सारे लोग अच्छे भी नहीं होते हैं, तो उन्हें अपनी जाति बताए बिना कमरा नहीं मिलेगा। ये ऐसा ग्राउंड रियलिटी की बात है। मेरे अपने लोगों ने इस चीज़ को फेस किया है। अपने लोग किया है। क्या न्यायालय में पारदर्शिता देखी जा सकती है? अगर मैं बात करूं तो अगर हम कलम की ताकत को समझेंगे नहीं तो न्यायालय में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, चाहे फिर वो दलित समुदाय से हो या मुस्लिम समुदाय से। हमें अंदर ही अंदर अपने आप को जो है वो बहुत मजबूत करना पड़ेगा, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो राजनीति हो। और पारदर्शिता की बात करें तो अभी जुडिशरी से मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि पूरी तरीके से अभी जुडिशरी जो है वो बर्बाद नहीं हुआ है। इसीलिए मैं फोकस करता हूँ कि हमारे समुदाय के चाहे वो दलित हो या ओबीसी हो या मुस्लिम हो, इन सबको जुडिशरी की तरफ रुख करना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी जो है वो हमें न्याय दिला सकती है अगर हम अच्छे से उसमें प्रैक्टिस कर रहे हो तो। एक जरूरी सवाल, उत्तर प्रदेश के एक बड़े चेहरे अखिलेश यादव, हम्म, दलितों मुस्लिमों पे सबसे ज्यादा अत्याचार और हम्म, उत्पीड़न की घटनाएं हम्म, जो दलितों मुस्लिमों पे आती हैं उत्तर प्रदेश से आती हैं। हम्म, कहीं मॉब लिंचिंग की बातें आती हैं, हम्म, कभी दलितों को मूछें रखने पे घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता। ऐसी तमाम घटनाएं हैं हम्म, उत्तर प्रदेश के अंदर, वो नहीं बोलते। हम्म। आने वाले चुनावों में क्या वोट बदल जाएगा दलितों मुस्लिमों? बिल्कुल। दलित मुस्लिम जो है वो एक ऑप्शन की तरह केवल उन्हें वोट करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, इसलिए वो केवल सपा की तरफ जाता है। अब वो उम्मीद उन्हें चंद्रशेखर रावण उन्होंने उनमें दिख रही है, तो दलित समुदाय का वोट काफी हद तक वहां पे ट्रांसफर होगा। अगर मैं अखिलेश जी की बात करूं तो उनके ही समुदाय के लोगों ने सबसे ज्यादा अत्याचार किया है दलितों पे, और मैं खुद इस चीज से वाकिफ हूं कि अगर हम लोग, मतलब इवन मेरा परिवार, हमसे जुड़े हुए लोग थोड़ा ठीक ठाक मजबूत ना हो या लड़ने की कंडीशन में ना हो, तो वो लोग हम लोगों का जीना हराम कर दें। वो तो केवल ये कहिए कि हम लोग जुडिशरी में मजबूत हैं, हर तरीके से हम लोगों ने अपने आप को मजबूत करके रखा हुआ है, तो हम लोग उनके सिर पे चढ़ के एकदम रहने का वो सोचते हैं कि हम लोग जुल्म नहीं सहेंगे, और जुल्म हमें सहना भी नहीं है। और इस बार पूरा पूरा वोट दलित मुस्लिम का चंद्रशेखर रावण जी को जाने वाला है। उन्होंने केवल चेहरे लगा के रखे हुए हैं अखिलेश यादव ने वोट लेने के लिए, जिन्हें वो ला करके खड़ा कर देते हैं और मुस्लिम दलित समुदाय उनको वोट देने लगता है। अभी आप चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहे थे। जहां से चंद्रशेखर आजाद जीत के देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है संसद में गए हैं, नगीना से। नगीना में जो सबसे ज्यादा वोट है वो मुस्लिम समुदाय के। तो कैसे देखते हैं आप इस चीज? देखिए, नगीना में मुस्लिम समुदाय का वोट यही दर्शाता है कि मुस्लिम समुदाय को उनसे उम्मीद है, और इसी उम्मीद की वजह से वो उनका वोटर है। हालांकि जैसे ही चुनावी परिणाम आया था, चंद्रशेखर जी ने इस चीज़ का जो है वो तुरंत अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था उन्होंने कि मैं मुसलमानों का ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा कि उन्होंने मुझे बढ़ चढ़ करके वोट दिया और देश की जो है वो सबसे सर्वोच्च स्थान पर बैठाला। तो ये वाकई में काबिले तारीफ है।
और मुसलमानों को उनसे उम्मीद है, क्योंकि वो उनके मुद्दे पे और दलितों के मुद्दे पे और जहाँ-जहाँ ज़ुल्म होता है, जहाँ-जहाँ मज़लूमों की आवाज़ को दबाया जाता है, वो वहाँ उठ के खड़े होते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? और अगर किसी समुदाय को उम्मीद है उनसे तो बिल्कुल अच्छी बात है ये तो। ये तो अच्छा इम्पैक्ट डालेगा हमारी सोसाइटी पे। तो आज इस खास बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। तो आज बातचीत हुई है, हुँ, हुँ। उसके अंदर आप जो हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे? व्यूअर्स को सिर्फ़ इतना ही कहना है कि अगर आप कलम की ताकत को नहीं समझेंगे, अगर आप शिक्षित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे और संघर्ष नहीं करेंगे, तो इस आइडियोलॉजी को जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने हमें दी है, उसे आप नहीं चला पाएँगे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप किसी ऑक्यूपेशन में हो, बिज़नेस हो या जॉब हो या कुछ हो, आप उसको दरकिनार कर दें, बट कम से कम आप अपने मन में, अपने दिलो-दिमाग में, अपने ज़हन में इस चीज़ का तो ख़्याल करके रखें कि हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया था और हमें उनकी आइडियोलॉजी ख़त्म नहीं होने देनी चाहिए। हमारी आइडियोलॉजी किसी से नफ़रत करना नहीं सिखाती है। हमारी आइडियोलॉजी जो सिखाती है वो इक्वालिटी सिखाती है और ह्यूमैनिटी सिखाती है। हम सिर्फ़ समानता चाहते हैं बस और कुछ नहीं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया अनल भाई। थैंक यू सो मच।